हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं आज प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और हम डेली बेसिस पे प्रीलिम्स के टॉपिक्स उठा के या जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के हम टॉपिक्स के से रिलेटेड प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी। तो हम किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने साथ एक पेन एंड पेपर लेके बैठेंगे। मैं जब आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, क्वेश्चन रीड करूंगी, तो आप उसमें से अपना आंसर उस पेपर पे लिखेंगे। उसके बाद जब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर दिखाऊंगी, आंसर बताऊंगी, तो आप अपना आंसर मैच करेंगे। और मैच करने के बाद आप अपना स्कोर कैलकुलेट करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता है या आपके आंसर्स गलत होते हैं तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। गलत होते हैं तो आज हम गलत करेंगे तो फ्यूचर में हम उनको करेक्ट भी करेंगे, क्योंकि आज हम गलत करेंगे तो गलती करने के बाद हमारे माइंड में रहता है कि अरे पिछली बार मैंने ये चीज़ गलत की थी। तो उससे क्या होता है कि हमारी मेमोरी इंक्रीज़ होती है और हमारी जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है। तो आज गलती करना भी ज़रूरी है, तभी कल हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो निराश नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं, गलत होता है तो। शुरू करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं। तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन करता है, जिसमें कि आपको डेली बेसिस पे वीडियोस दिए जाते हैं करंट अफेयर्स के, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे आपको उनकी पीडीएफ्स भी दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और पेड अगर कोर्स आप ज्वाइन करते हैं हमारा करंट अफेयर्स का, तो उसमें आपको लाइव डाउट सेशंस लिए जाते हैं, आपके डेली बेसिस पे डाउट्स लिए जाते हैं और साथ ही साथ रिवीजन भी करवाई जाती है करंट अफेयर्स की। हमारा जीएस बैच रन करता है, प्री प्लस मेंस बैच फुल फ्लेज्ड बैच है गाइस। एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके एडवांस बुक्स तक की कवरेज करवाई जाती है। उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो हाईली रिकमेंडेड है गाइस, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। फिर हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच रन करता है, उसमें एक हमारा फ्री बैच चल रहा है अभी, जिसमें आपको डेली बेसिस पे टेलीग्राम पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं और फिर रात को 8 बजे आपको उसका एनालिसिस वीडियो भी दिया जाता है और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती है आपको उसकी, जो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और हम अगर हमारे मेंस के पेड कोर्स की बात करें तो हमारा पेड कोर्स लॉन्च हो चुका है और उस पेड कोर्स में एक बहुत हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है जो आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, आपको सिखाएंगे कि आंसर्स किस तरीके से लिखे जाने चाहिए। बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराएंगे और आपको बिल्कुल अच्छे से मेंस रेडी बनाएंगे। तो हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस इन बैचेस को। और ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे वाया व्हाट्सएप और टेलीग्राम आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और इन कोर्सेज़ में एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रीलिम्स का सेशन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन अ क्लाउडी नाइट। कि जो बादलों वाली रात होती है, जिस रात में मतलब हमारा आसमान बादलों से घिरा होता है, ऐसी रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती। सो आर ऑप्शंस आर ए, क्लाउड्स एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस, कि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्लाउड्स। ठीक है, क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन, द अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट्स, और इट्स दी क्लाउड्स रिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू ग्राउंड लेवल। तो क्या है, हमें ये पूछा है क्या रीज़न है जिसकी वजह से ड्यू ड्रॉप्स नहीं बनती क्लाउडी नाइट में, ओस की बूंदें नहीं बन पाती। सो ओस की बूंदें ना बनने का रीज़न क्या होता है, इट्स बी, कि जो क्लाउड्स हैं वो अर्थ की रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, वापस से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे कि जो हीट है या जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है, हीट जो है वो कैप्चर हो जाती है। तो वो होने की वजह से ड्यू ड्रॉप्स, जो टेम्परेचर है वो बढ़ा रहता है, ज़्यादा टेम्परेचर थोड़ा सा राइज ही रहता है, टेम्परेचर इतना कम नहीं आता कि वो ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ्स रेडिएशन। नाउ विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, with reference to Indian Ocean Dipole IOD sometimes mentioned in the news while forecasting Indian monsoon, which of the following statements is or are correct। कि जब हम इंडियन ओशन डाइपोल की बात करते हैं, हिंद महासागर द्विध्रुवीय की बात करते हैं, तो उसमें जब
उसके रिगार्डिंग हम इंडियन मानसून को अगर फोरकास्ट करें तो कौन सी स्टेटमेंट उसके रिगार्डिंग सही है, हमें ये बताना है। तो आईओडी का जो फिनोमिना है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर, ठीक है, बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन। Second statement is an IOD phenomena can influence an El Nino's impact on the monsoon। ये जो एल नीनो का इम्पैक्ट है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये है हमारी सेकेंड स्टेटमेंट। सो ऑप्शंस आर ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, एंड डी नीदर वन नॉर टू। तो हमें ये बताना है कि इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में जब हम इंडियन मानसून को फोरकास्ट करते हैं उसको देखते हुए, तो कौन सी स्टेटमेंट इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में सही है। तो इट्स आंसर इज बी, ओनली टू। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड द करेक्ट स्टेटमेंट इज टू, कि वो एल नीनो के इम्पैक्ट को जो है इन्फ्लुएंस करती है। ये हमारा आंसर है सेकेंड क्वेश्चन का। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन। इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन्स इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, कि जब हम साउथ अटलांटिक वाले रीजन की और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन की बात करते हैं, तो साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट। वहाँ के ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में साइक्लोन नहीं आता है, चक्रवात नहीं आता, नहीं चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती। तो उसका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न, कारण क्या है उसका। ए, सी सरफेस टेम्परेचर्स आर लो, कि जो समुद्र है उसका टेम्परेचर कम होता है। ITCZ, इंटर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, सेल्डम अक्कर्स, कभी कभी आता है, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स इज टू वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है कोरियोलिस फोर्स। और एब्सेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन्स, कि वहाँ पे लैंड है ही नहीं, लैंड वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो उसका रीज़न, साइक्लोन ना होने का रीज़न है कि वहाँ का जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो कम होता है। मीन्स द आंसर इज ए, सी सरफेस टेम्परेचर्स आर लो। गाइज, ये मैंने आप लोगों के लिए साथ में सॉल्यूशंस के साथ मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको PDF दे दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से डाउनलोड करके एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आता है तो वो आप पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें वो बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा गया है। So first is the winds which blow between 30 degree north and 60 degree south latitudes throughout the year are known as westerlies। कि 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स की बात करते हैं, तो उसके बीच में जो विंड ब्लॉ करती है पूरे साल में, पूरे साल की बात हो रही है, तो वो उनको वेस्टर्लीज बोलते हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट इज द मॉइस्ट एयर मासेस दैट कॉज विंटर रेन्स, जो विंटर रेन लेके आते हैं एयर मासेस, जो नमी वाले होते हैं, इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। जो हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन है वहाँ पे जो रेनफॉल लेके आते हैं, तो वो वाली जो एयर मासेस होते हैं वो भी वेस्टर्लीज का पार्ट हैं। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है हमें। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, एंड नीदर वन नॉर टू। सो इट्स आंसर इज बी, ओनली टू। क्योंकि क्या है इसका आंसर, बी है, ओनली टू, कि जो मॉइस्ट एयर मासेस जो नॉर्थ वेस्टर्न पे हमें विंड लेकर रेन लेकर आते हैं, विंटर रेन लेकर आते हैं, वो हमारे वेस्टर्लीज का ही पार्ट होते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच डे इज मोर और लेस दी सेम। हर दिन एक मतलब सेम ही होता है, ऊपर नीचे लगा लें, थोड़ा बहुत आगे पीछे होके सेम ही रहता है। द मॉर्निंग इज क्लियर एंड ब्राइट विद द सी ब्रीज, साफ अच्छी मॉर्निंग होती है। द सन क्लाइम्स हाई इन द स्काई, हीट माउंट्स अप, मतलब गर्मी बढ़ जाती है। डार्क क्लाउड्स फॉर्म, देन रेन कम्स विद थंडर एंड लाइटिंग, बट रेन इज सून ओवर। मतलब हमें यहाँ पे ये बताना है कि इसमें कौन से रीजन की बात की गई है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि सारे दिन एक जैसे से ही होते हैं। अच्छा भाई, सूरज अच्छे से निकलता है, बहुत अच्छी सनी ब्राइट मॉर्निंग होती है, फिर टेम्परेचर बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ गर्मी बढ़ती है, गर्मी बढ़ के क्या होता है, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, क्लाउड्स फॉर्म होके फिर एकदम से बहुत तेज़ थंडर लाइटिंग के साथ बारिश आती है, और बारिश भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो ये कौन से रीजन की बात की गई है, ऐसा कौन से रीजन में होता है।
सो ए सवाना, बी इक्वेटोरियल, सी मॉनसून और डी मेडिटेरेनियन। तो ये जो हमें बताई गई हैं क्वालिटीज़ कि ये कौन से रीजन में होती हैं, ये जो डिस्क्रिप्शन दी है ये होता है हमारा इक्वेटोरियल रीजन्स में। ठीक है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट की यहाँ पे बात की जा रही है, सो इट्स आंसर इज बी, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। जो हवाओं का मौसमी उत्क्रमण होता है वो किसकी वजह से होता है, मतलब उसकी टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक बतानी है कि ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है। कि एकदम मतलब सीजन वाइज क्या हो जाता है, विंड्स रिवर्स हो जाती है, पलट जाती है, हवाएं पलट जाती हैं। तो ये कौन से रीजन की, कौन से क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है। ए इक्वेटोरियल क्लाइमेट, बी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, सी मॉनसून क्लाइमेट और डी ऑल ऑफ द अबव क्लाइमेट्स। तो जो सीजनल रिवर्सल की हम बात करते हैं तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है मॉनसून क्लाइमेट की। सो द आंसर इज सी, मॉनसून क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज और आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। कि जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है वहाँ की मतलब मुख्य विशेषता, जो हम कहते हैं ना विशिष्ट विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो हमें 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं बेसिकली, उसमें से बतानी है कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विद क्राउन्स फॉर्मिंग अ कॉन्टिन्यूअस कैनोपी। ठीक है, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, क्राउन्स होते हैं और एक कैनोपी बना लेते हैं वो। को एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, बहुत सारी स्पीशीज होती हैं वहाँ पे। एंड थर्ड, प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वेराइटीज ऑफ एपीफाइट्स, की एपीफाइट्स की बहुत सारी वेराइटीज वहाँ पे प्रेजेंट होती है। सो ऑप्शंस आर ओनली 1, 2 and 3 only, 1 and 3 only and 1, 2 and 3। सो द आंसर इज डी, 1, 2 and 3 की ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो द आंसर इज डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते जाते हैं तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम होता चला जाता है, सर्दी बढ़ने लग जाती है। तो वो टेम्परेचर क्यों कम होता है, ऐसा क्यों होता है कि हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो हमें 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें उसमें से बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द एटमोसफेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। सेकेंड, देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर, की अपर एटमॉस्फेयर पे ज़्यादा मॉइस्चर है। थर्ड, द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर, कि वहाँ पे एयर कम डेंस है। तो ऑप्शंस हैं 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली और 1, 2 and 3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली। कि जो हीट ऊपर की साइड जाती है वो सिर्फ अर्थ सरफेस से ही जाती है। और दूसरा कि एयर वहाँ पे लेस डेंस होती है, मतलब एयर का जो प्रेशर होता है वो भी क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर की साइड जाते हैं अपर एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर कम होता चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होता, मॉइस्चर कम होता जाता है। तो इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो द आंसर इज़ 1 and 3 ओनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल सवाना रीजन। ट्रॉपिकल सवाना रीजन की हमें कैरेक्टरिस्टिक बतानी है कि ऐसे क्लाइमेट की, मतलब ट्रॉपिकल सवाना रीजन में किस तरीके का क्लाइमेट होता है। ए रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर रेनफॉल होती है, रेनफॉल सिर्फ विंटर में होती है, सर्दियों में होती है बारिश। एन एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई सीजन और अ डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन, मतलब निश्चित है कि एक सूखा और एक गीला मौसम होगा ही होगा। तो इसमें हमें क्या बताना है, ट्रॉपिकल सवाना में क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अ डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन, कि एक सीज़न ड्राई और एक सीज़न वेट ज़रूरी होगा ही होगा। क्योंकि सवाना क्लाइमेट कौन सा होता है, जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में और जो ट्रेड विंड्स होती हैं, जो मतलब डेजर्ट्स होते हैं बेसिकली, डेजर्ट्स और इक्वेटोरियल के बीच का जोन होता है वो सवाना क्लाइमेट होता है, ट्रांजिशन जोन बेसिकली हम बोल देते हैं। तो वो हमारा सवाना होता है। तो ऐसा होता है कि एक जैसे बीच का हम कह रहे हैं डेजर्ट, इससे याद कर लो डेजर्ट। तो डेजर्ट थोड़ा सा हम कहते हैं ड्राई रीजन है, और इक्वेटोरियल जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल प्रेसिपिटेशन अच्छी होती है तो वो
एक वेट रीजन है, तो ड्राई और वेट दोनों सीजन ही वहाँ पे डेफिनेटली निश्चित रूप से होते ही हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा लानीना का है। लानीना इज सस्पेक्टेड टू हैव कॉज रीसेंट फ्लड्स इन ऑस्ट्रेलिया, कि लानीना से ऑस्ट्रेलिया में भी फ्लड्स देखे गए हैं। हाउ इज़ लानीना डिफरेंट फ्रॉम एल नीनो? तो बेसिकली लानीना और एल नीनो में अंतर पूछा जा रहा है, डिफरेंस पूछा जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ला नीना इज कैरेक्टराइज बाय अनयूजुअली कोल्ड ओशन टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, कि ला नीना से ठंडा जो समुद्री तापमान है और टेम्परेचर है वो ठंडा होता है इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में, और एल नीनो में क्या होता है, वार्म ओशन टेम्परेचर होता है इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन में। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट इज एल नीनो हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया, की एडवर्स इफेक्ट होता है किस पे, साउथ वेस्ट मानसून पे इंडिया के, बट ला नीना हैज़ नो इफेक्ट, ला नीना से कोई इफेक्ट नहीं होता है मानसून क्लाइमेट पे। तो ऑप्शंस क्या दिए हैं, हमें करेक्ट बताना है कौन सी स्टेटमेंट है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। सो द आंसर इज डी, नीदर वन नॉर टू, मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, इनकरेक्ट हैं। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, डिफरेंस के तौर पे दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। तो आंसर होगा डी, नीदर वन नॉर टू। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेस्टर्लीज इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट दैन इन नदर्न हेमिस्फीयर बाय, कि जो हम वेस्टर्लीज की बात करते हैं, जो वेस्ट की तरफ से विंड्स आती हैं, ब्लो करती हैं, तो वो जब हम दक्षिण क्षेत्र में बात करते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा मजबूत होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं बजाय कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से। तो उसका रीज़न क्या है, हमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें उसमें से सही बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सदर्न हेमिस्फीयर हैज़ लेस लैंड मास एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो सदर्न हेमिस्फीयर में वहाँ पे लैंड मास मतलब धरती का एरिया है वो जो कम है, मतलब पानी का एरिया ज़्यादा होगा, वहाँ पे लैंड कम है। सेकेंड स्टेटमेंट इज कोरियोलिस फोर्स इज हाइयर इन द सदर्न हेमिस्फीयर एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कि जो कोरियोलिस फोर्स है उसका इम्पैक्ट क्या होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, वो ज़्यादा होता है बजाय कि नॉर्दर्न के। So state options are only one, only two, both one and two, or neither one nor two. So the answer is A, only one, कि सदर्न हेमिस्फेयर में लैंड कम होता है उसकी वजह से होता है। कोरियोलिस फोर्स का एज सच कोई इतना डिफरेंस नहीं होता कि सदर्न में ज़्यादा हो या नॉर्दर्न में कम हो। तो इसका आंसर है ओनली वन, ऑप्शन ए। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है अगर उसको हटा दिया जाए तो उसको जल्दी से हम वापस से बना नहीं सकते, रीजनरेट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर कंपेयर करें हम उसको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट से, कि अगर जितनी जल्दी ट्रॉपिकल डेसिडुअस बन सकता है, मतलब ट्रॉपिकल डेसिडुअस बनाने में भी टाइम लगेगा, लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसको रीजनरेट इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता जितना हम ट्रॉपिकल डेसिडुअस को उससे ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, जो द सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज़ डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, जो रेन फॉरेस्ट है उसकी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। बी, propagules of the trees in a rainforest have poor viability. C, the rainforest species are slow growing, or it's the exotic species invade the fertile line of fertile soil of rainforest। तो किस वजह से होता है ये, कि जल्दी से जनरेट नहीं कर पाते, फॉरेस्ट को रीजनरेट नहीं कर पाते। तो द आंसर इज ए, द सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, कि जो सॉइल है रेन फॉरेस्ट की वो न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे इतने अच्छे नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर फॉरेस्ट काट दिए जाते हैं तो वहाँ पे रेनफॉल क्या होती है, ज़्यादा होती है। रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से जो सॉइल है वो वॉश ऑफ हो जाती है, इरोड हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स भी वॉश ऑफ हो जाते हैं, तो डेफिशिएंट होती है वो न्यूट्रिएंट्स में, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What could be the reason for the formation of African and Eurasian desert belt, कि जो अफ्रीका की और यूरेशिया की डेजर्ट बेल्ट है उसका बनने का क्या रीज़न है, मुख्य कारण पूछा गया है। तो दो स्टेटमेंट गिवन है, हमें करेक्ट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स and it is under the influence of warm ocean currents. Options are only one, only two, both one and two, neither one nor two. So the answer is only one, कि जो स्टेटमेंट वन है सिर्फ वो करेक्ट है, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है।
कि वो वार्म ओशन करंट्स के इन्फ्लुएंस में होता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ न्यू टाइप ऑफ एल नीनो कॉल्ड एल नीनो मोडोकी। एल नीनो मोडोकी एक नया टाइप का आया है जो हमें न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, दो स्टेटमेंट्स हमें बतानी है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट बतानी है। फर्स्ट इज नॉर्मल एल नीनो फॉर्म्स इन द सेंट्रल पैसिफिक ओशन। नॉर्मल एल नीनो सेंट्रल पैसिफिक ओशन में होता है, जबकि जो एल नीनो मोडोकी की बात करें तो वो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में होता है। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि जो नॉर्मल एल नीनो है वो अटलांटिक ओशन में हुरिकेन्स को कम करती है, डिमिनिश करती है, ख़त्म कर देती है। ठीक है, कम जो उसकी इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है अटलांटिक ओशन में। लेकिन एल नीनो मोडोकी है जो वो हुरिकेन्स बढ़ा भी देती है और उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा देती है। तो हमें उसमें बेसिकली डिफरेंस पूछा है कि क्या सही है इन दोनों स्टेटमेंट में से। ऑप्शंस आर ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, और नीदर वन नॉर टू। सो द आंसर इज बी, स्टेटमेंट टू करेक्ट है और स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है। तो आंसर इज ओनली बी, ओनली टू, स्टेटमेंट ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू अदर थ्री। कि ये जो चार ऑप्शन है इसमें सबसे ज़्यादा जो सनलाइट है, सूरज की किरणें, कौन रिफ्लेक्ट सबसे ज़्यादा करता है। फर्स्ट, ए सैंड डेजर्ट, बी पैडी क्रॉपलैंड, सी लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो, या डी प्रेरी लैंड। तो कौन सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है? इट्स सी, लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो। और उसको हम एक नाम देते हैं, क्या देते हैं, एक टर्म बोलते हैं, एल्बेडो। ठीक है, तो जो फ्रेश स्नो होती है वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक करती है सन की रेस को, या इंफ्रारेड रेडिएशन हम बोल देते हैं, सनलाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक करती है। सो द आंसर इज सी, फ्रेश स्नो, लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ जोग्राफिक रीजन हैज़ द फ्लोइंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। कि एक जोग्राफिक रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं कि वार्म और ड्राई क्लाइमेट होता है, गर्म और शुष्क, माइल्ड एंड वेट विंटर होती है, कि हल्की मतलब कम सर्दी होती है, और गीली मतलब बारिश वारिश आती रहती है, वो वाली सर्दी, और एवरग्रीन ओक ट्रीज। ठीक है, हरे भरे ओक के पेड़ होते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कौन से रीजन की हैं? ए मेडिटेरेनियन, बी ईस्टर्न चाइना, सी सेंट्रल एशिया, और डी अटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये कौन से रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑप्शन ए मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताई हैं ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फ्लोइंग विच कैन बी फाउंड इन द एम्बियंट एटमॉस्फेयर। तो हमें तीन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि ये हमें एटमॉस्फेयर में मिलती हैं। पहला है सूट, दूसरा सल्फर हेक्साक्लोराइड, और तीसरा वाटर वेपर। अब हमें बताना है कि इनमें से एनवायरनमेंट जो एटमॉस्फेयर को वार्म करने में किसका कंट्रीब्यूशन है, कौन कंट्रीब्यूट करता है गर्मी बनाने में, गर्मी पैदा करने में हमारे वातावरण में। ठीक है, वातावरण को गर्म करने में मतलब। तो सूट, सल्फर हेक्साक्लोराइड एंड वाटर वेपर। तो ऑप्शंस आर वन एंड टू, थ्री ओनली, टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री। सो द आंसर इज डी, वन टू एंड थ्री। तीनों के तीनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम सूट की बात करें या सल्फर हेक्साक्लोराइड एंड वाटर वेपर, तो ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे वातावरण को गर्म करने में, वार्म करने में, हमारे एटमॉस्फेयर को। सो द आंसर इज डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ लेयर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कॉल्ड आयोनोस्फेयर फैसिलिटेट्स रेडियो कम्युनिकेशन। कि हमारे जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में वेरियस लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो जो हमारी आइनोस्फेयर लेयर है उसको बोला गया है, वो बोला गया है कि वहाँ पे वो रेडियो कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करती है। तो ऐसा क्यों है? फर्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन कोजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स टू अर्थ। कि वहाँ पे ओजोन की प्रेजेंस है जो कि रिफ्लेक्ट करती है रेडियो वेव्स। या फिर सेकंड, रेडियो वेव्स हैव अ लॉन्ग वेवलेंथ। तो हमें इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शंस आर ओनली वन,
only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So the correct answer is D, neither 1 nor 2. दोनों ही स्टेटमेंट में से क्या है करेक्ट, कोई भी नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पे, राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजीली एंड स्मूथली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, कि जो हमने अभी लेयर्स की बात करी हमारे एटमॉस्फेयर की, तो उसमें हमारी सेकंड लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर के भी निचले स्थल पे, मतलब निचले भाग पे, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर पे जो एयरक्राफ्ट हैं, जेट एयरक्राफ्ट, वो बहुत अच्छे से ईजिली और स्मूथली उड़ सकते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? वन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज देयर आर नो क्लाउड्स और वाटर वेपर इन द लोअर एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर की वहाँ पे बादल या वाटर वेपर नहीं होते। और सेकंड, देयर आर नो वर्टिकल विंड्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, की कोई वर्टिकल विंड्स नहीं होती। तो इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉर 2। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं कि ना तो वहाँ पे क्लाउड्स और वाटर वेपर होते हैं, ना ही वहाँ पे वर्टिकल विंड्स होती हैं, जिसकी वजह से जेट एयरक्राफ्ट्स इजीली फ्लाई कर पाते हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। Now moving on to the next question. What causes the wind to deflect toward the left in the southern hemisphere? कि जो हमारी विंड है वो southern hemisphere में लेफ्ट की साइड क्या हो जाती है, मुड़ने लग जाती है, बाएं की ओर मुड़ती है। तो वो किसकी वजह से मुड़ती है? ए, टेम्परेचर, बी, मैग्नेटिक फील्ड, थ्री, सी, रोटेशन ऑफ द अर्थ, और डी, प्रेशर। तो जब वो डिफ्लेक्ट करती है विंड, तो डिफ्लेक्ट किसकी वजह से करती है? कोरियोलिस फोर्स की वजह से। और कोरियोलिस फोर्स किसकी वजह से होता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ। सो द ऑप्शन सी हेयर इज करेक्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रोटेशन ऑफ द अर्थ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, एक थंडर स्टॉर्म के दौरान, द थंडर इन द स्काईज इज प्रोड्यूस्ड बाय दी, जो थंडर होता है आसमान में, तो वो किसकी वजह से होता है? स्टेटमेंट वन इज मीटिंग ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स इन द स्काई, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के मिलने की वजह से। टू, लाइटनिंग दैट सेपरेट्स द निम्बस क्लाउड्स, की जो लाइटनिंग से निम्बस क्लाउड्स अलग होते हैं, तो उसकी वजह से एकदम थंडर होता है अलग होने से। और थ्री, वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल्स। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है? हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे। ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, और डी, नन ऑफ द अबव। तो ये इसका जो आंसर है वो है डी, नन ऑफ द अबव। क्योंकि जो थंडरस्टॉर्म होता है वो किसकी वजह से होता है? जो लाइटनिंग डिस्चार्ज से साउंड होती है उसको थंडर कहते हैं। लाइटनिंग जब निकलती है उसके डिस्चार्ज की वजह से एक हमें साउंड देखने को मिलती है, उसको हम थंडर बोल देते हैं। ठीक है, तो उसी से होता है। तो ये जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है, ये तीनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। सो द आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हमें दो स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट वन इज जेट स्ट्रीम्स अक्कर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली, कि जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही होते हैं। ठीक है। बी, ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन, है सिर्फ कुछ ही जो चक्रवात हैं उन्हीं में वो आई होती है या आँख होती है उनकी। थ्री, द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 100 डिग्री लेसर दैन दैट ऑफ द सराउंडिंग्स, की जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस कम होता है नॉर्मल जो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर होता है उससे। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे क्या होगी। ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3 ओनली। ठीक है, सो द आंसर हियर इज ऑप्शन सी, 2 ओनली, कि सिर्फ जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ही करेक्ट है, कि हर सारे के सारे चक्रवात में साइक्लोन्स में आई देखने को नहीं मिलती, कुछ साइक्लोन्स में ही आई देखने को मिलती है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हो गया ओनली 2। तो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन गाइज। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। आपने अपने क्वेश्चंस को आंसर्स लिखे होंगे, चेक भी किए होंगे साथ साथ, और आपने अपना स्कोर कैलकुलेट किया होगा। अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिएगा गाइस। कैलकुलेट करके अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा हमारे साथ। और इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से सॉल्यूशंस को रीड आउट कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो
एंड करने से पहले गाइज मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं। हमारा करंट अफेयर्स बैच रन करता है जिसमें वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ्स मिलती हैं। और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें लाइव डाउट सेशंस प्लस रिवीजन कराई जाती है डेली बेसिस पे। जीएस का फुल फ्लेश्ड बैच है, प्री प्लस मेंस बैच, हाईली रिकमेंडेड गाइज। बेसिक से तैयारी कराई जा रही है फुल क्लैरिटी के साथ, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच है, फ्री बैच भी है जिसमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनका एनालिसिस दिया जाता है आपको, और साथ में पीडीएफ्स भी दी जाती हैं। और हमारा एक पेड बैच भी स्टार्ट हो रहा है जिसमें बहुत अच्छी एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे और आपको मेंस रेडी कराएंगे। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इन बैचेस को। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू टेक्स्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, आई होप यू हैव enjoyed this session. Have a great day ahead. Jai Hind.